पहले आपने प्राइमावेरा का पता किया था ना आपने? जी ठीक हो गया। जी सर, प्राइमावेरा मैंने इंस्टॉल कर भी लिया है सर अभी। अच्छा, प्राइमावेरा फ्री में आपको मिल गया था? जी सर, वो मिल गया था। अच्छा, उसके जो वो है ना ट्यूटोरियल, वो उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी P6 के नाम से। प्राइमावेरा P6 आप लिखेंगे ना गूगल पे, तो जी जी। उसके टास्क आ जाएंगे। वो पता नहीं फाइल आपको मिली है या नहीं मिली। नहीं सर, नहीं मिली, मैंने सर्च नहीं की अभी। कुछ अच्छा तो कुछ ट्यूटोरियल वैसे मेरे पास पड़े थे, उस पर मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ। सही। तो एमएस प्रोजेक्ट का मैंने आपको मशवरा इसीलिए दिया था। तो मैंने जिस दोस्त से पता किया है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने दोबारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर डिग्री की हुई है 2 साल। तो वो कह रहे थे कि एमएस प्रोजेक्ट जो अच्छा है जी। सॉफ्टवेयर, एक तो ये जी इजीली जी। अवेलेबल है, और दूसरा इसको सीखना प्राइमावेरा से थोड़ा ज़्यादा आसान है। और प्राइमावेरा की मतलब जो छोटे काम है, जो मतलब लाखों और करोड़ों में जो प्रोजेक्ट है, वो एमएस प्रोजेक्ट के ऊपर सही तरीके से हो जाते हैं। जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं बिलियंस के, वो प्राइमावेरा के ऊपर मतलब किए जाते हैं। तो प्राइमावेरा जी को सर। एक तो यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके जी इतना बिल्कुल। ज़्यादा कोई ट्यूटोरियल नहीं मिलेंगे। वो उस वक्त की बात कर रहा था, 2-4 साल पहले, हो सकता है अब यूट्यूब पर आ गया हो। तो कह रहा था एमएस जी प्रोजेक्ट सर, जो आपके है, यहाँ थोड़े बहुत। सही, एमएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर जो है, एक तो फ्रीली ये आपको हर जगह से मिल जाएगा। दूसरा, इसके ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे। तीसरी बात ये है कि ये थोड़ा आसान है। तो मैंने इसी वजह से एमएस प्रोजेक्ट का आपको मशवरा दिया था। बाकी आप देख लें। जी सर। सर वो मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी अपने दोस्त से वो लिंक ले लें वहाँ नहीं, उनके पास से भी मैं प्राइमावेरा। डाउनलोड कर लूँगा और ट्यूटोरियल सही, वगैरह भी। उनके पास जो प्राइमावेरा है ना, वो पूरा नहीं पड़ा हुआ। नहीं सर, एमएस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एमएस प्रोजेक्ट तो उन दोस्त ने मुझे कहा था कि वो मिल जाएगा। आप गूगल पे लिखे, यूट्यूब पे लिखे, तो उसके ट्यूटोरियल आ जाएंगे। गूगल पे लिखे तो वो सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। जी सर। तो बहरहाल आप ट्राई कर ले, देख ले। क्योंकि मैंने दोनों सॉफ्टवेयर यूज नहीं किए, ना प्राइमरीरा यूज किया हुआ है, ना एमएस प्रोजेक्ट यूज किया हुआ है। जी सर। तो बाकी थोड़ा सा। प्राइमरी सर मेरे पास इंस्टॉल हो गया था। अच्छा। उसके मैं फिर नेट से जो पीडीएफ निकालता हूँ अच्छा। और एमएस प्रोजेक्ट की भी ट्राई करता हूँ, वो भी कहीं से लेकर इंस्टॉल कर लेता हूँ। सही, आप देख ले, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी ठीक हो गया सर। अच्छा, थोड़ा सा फिर पढ़ना शुरू करते हैं जी, हाइड्रोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिपिटेशन देखी थी, और उसको मुहैया करने के जो गेज है, उन गेजेस वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीम गेजेस। ये जो स्ट्रीम चल रही होती है, नहरें वगैरह, तो इनके अंदर पानी किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पानी कितनी क्वांटिटी में इसके अंदर फ्लो कर रहा है। स्ट्रीम प्रोवाइड वाटर सप्लाई फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, irrigation water for plants, dilation and transport for removal of waste, energy for production of power. Therefore, records of stream flow are important in each of these uses. Similarly, records of flood events are important. डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेस, कलवर्ट्स, स्पिलवेज, रिजर्वायर। तो इन तमाम चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए हमें स्ट्रीम के अंदर, यानी जिस स्ट्रीम के ऊपर, जिस नहर के ऊपर हम कोई कलवर्ट बनाने लगे हैं, कोई ब्रिज बनाने लगे हैं, या कोई किसी रेजरवायर के अंदर कोई स्पिलवे हम देने लगे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस रेजरवायर की कैपेसिटी कितनी है। या जिस नहर के ऊपर हम ब्रिज बनाने लगे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस नहर के अंदर कितना वाटर फ्लो कर रहा है, और फ्लड कंडीशन में कितना फ्लो कर सकता है। तो उसका जो फ्लड लेवल होता है, मैक्सिमम जो लेवल होता है, उससे ऊपर हमें ब्रिज बनानी पड़ती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें स्ट्रीम के अंदर मौजूद पानी की ज़रूरत का पता होना, मौजूदगी का पता होना चाहिए। स्ट्रीम गेजिंग, the most satisfactory determination of the runoff from a catchment is by measuring the discharge of stream draining it, which is termed as the stream gauges.
जब भी कहीं बारिश होती है, मिसाल के तौर पर एक कैचमेंट एरिया के अंदर बारिश हुई, तो बारिश का पानी तमाम जमा होके जो करीब नहर गुजर रही है, उस नहर के अंदर पानी गिरेगा। तो उस नहर के अंदर जितने पानी में इजाफा हुआ होगा, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कैचमेंट के ऊपर कितनी हुई होगी। तो द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी डिटर्मिनेशन ऑफ रन ऑफ फ्रॉम अ कैचमेंट इज मेजरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द स्ट्रीम। इसी वजह से अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि किसी कैचमेंट एरिया के अंदर कितनी बारिश हुई है, तो आप उस कैचमेंट के एरिया के नज़दीक से जो नहर गुजर रही है, उसके अंदर वाटर लेवल के अंदर जो डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। उस डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि फला कैचमेंट एरिया के ऊपर कितनी बारिश हुई है। A gauging station is the place or section on a stream where discharge measurement are made। तो गेजिंग स्टेशन क्या होता है? कोई एक प्लेस होती है जहाँ पर आपने मुख्तलिफ गेजिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए होते हैं, तो वहीं से बैठ के आप उन इंस्ट्रूमेंट को डील करते हैं और स्ट्रीम के अंदर जो पानी मौजूद होता है, उनकी डेप्थ ऑफ फाइंड आउट करते हैं। रिवर स्टेज। रिवर स्टेज is a term used in stream gauging. It is the elevation of the water surface at a specified station above some arbitrary datum। तो रिवर स्टेज हमारे पास क्या होती है? स्ट्रीम गेजिंग के अंदर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं रिवर स्टेज की। ये होती क्या है? इट इज द एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस एट अ स्पेसिफाइड स्टेशन अबव सम आर्बिट्रेरी डेटम। तो किसी भी आर्बिट्रेरी डेटम के लिहाज से, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क के लिहाज से, जो रिवर के अंदर वाटर की डेप्थ होती है, उसको आप क्या कहते हैं? रिवर स्टेज कहते हैं। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं? कोई एक बेंचमार्क सेलेक्ट कर लेते हैं। उस बेंचमार्क के लिहाज से आप देखते हैं कि नजदीक में जो रिवर फ्लो कर रहा है, उसकी डेप्थ कितनी है। तो इस टर्म को आप क्या कहते हैं? रिवर स्टेज। द जीरो एलिवेशन इज समटाइम्स टेकन एज मीन सी लेवल, but more often it is set slightly below the point of zero in the stream। The river stage is denoted by G। तो रिवर स्टेज को आप G से डिनोट करते हैं। कभी कभार आप क्या करते हैं, जो सी लेवल है, सी लेवल को आप कंसीडर करके रिवर की डेप्थ को आप मेजर करते हैं, या ज्यादातर आप ऐसे करते हैं कि सी लेवल से भी नीचे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ पर सी लेवल आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सर्वे पढ़ी होगी आपने कि सी लेवल को आप जीरो ही लेते हैं अमूमी तौर पर। तो सी लेवल के लिहाज से फिर आप मेजर करते हैं कि किसी इलाके की हाइट कितनी है। तो यहाँ पर भी या सी लेवल आप कंसीडर करते हैं, या दूसरा आप क्या कंसीडर करते हैं? बिलो सी लेवल। तो बिलो सी लेवल भी कंसीडर आप करके, यानी बेंचमार्क को बिलो सी लेवल कंसीडर करके आप रिवर स्टेज को फाइंड आउट करते हैं और इसको डिनोटेड बाय जी करते हैं। जिस तरीके से ये है, तो इस पॉइंट को आपने क्या कह दिया जी? जीरो फ्लो। जो बिल्कुल किसी दरिया का क्रॉस सेक्शन, और इस क्रॉस सेक्शन का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा था, सबसे जो गहरा हिस्सा था, उसको आपने कह दिया जीरो फ्लो। तो इस लिहाज से आपने इसकी डेप्थ देख ली, इसकी डेप्थ कितनी है। ठीक हो गया। तो जीरो फ्लो, लेट्स सपोज जो जीरो फ्लो है, जीरो फ्लो से लेकर नीचे तक, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे जीरो फ्लो से लेकर बिल्कुल नीचे तक। इसको आप ए कहेंगे, ए स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। और यहाँ से लेकर जो इसकी सरफेस तक हाइट होगी, इसको आप जी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से आपको वाटर स्टेज की पूरी समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया जी? जी सर। इस स्लाइड को एक बार रीड कर लें जी। चैनल कंट्रोल को एक बार रीड कर लें जी।
For finding the depth and discharge of river, we stand instrument on a stable point. हम किसी स्टेबल पॉइंट के अंदर ऊपर इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करते हैं किसी भी रिवर के अंदर डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए, उसका फ्लो फाइंड आउट करने के लिए। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोन एज अ रीच ऑफ स्टेशन। रीच ऑफ स्टेशन उसको कहते हैं। इट इज द रीच ऑफ अ चैनल और अ चैनल सेक्शन वेयर देयर इज अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन स्टेज एंड डिस्चार्ज। हम कोई ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करते हैं जहां पर रिवर स्टेज और डिस्चार्ज के दरमियान कोई एक यूनिक रिलेशनशिप फाइंड आउट हो सके। टाइप्स ऑफ चैनल कंट्रोल: आर्टिफिशियल कंट्रोल, नेचुरल कंट्रोल। किसी भी चैनल को आर्टिफिशियली भी कंट्रोल किया जा सकता है और उसको नेचुरली भी कंट्रोल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल कंट्रोल, इट इज एन अमेंडेड सेक्शन और लेंथ ऑफ स्ट्रीम फॉर मेजरमेंट पर्पसेस। एग्जांपल आर रिवर फ्लूम्स etc। वेयर के बारे में आप जानते होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि आप खुद ही बनाते हैं उसको आप क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि वाटर मैयर करने के लिए, डिस्चार्ज मैयर करने के लिए यूज हो और उस स्ट्रक्चर को हम खुद से बनाए तो उसको आप क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल कंट्रोल कहेंगे। तो वेयर एक क्या है? आर्टिफिशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अवेयर आल्सो नोन एज द लो हेड डैम is a small overflow type dam commonly used to raise the level of river or stream. Some weirs have gates which release water at a level below the top of weir. The crest of the overflow spillway on a large dam is often called weir. तो ये वेयर का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। वेयर के बारे में वैसे आप जानते होंगे, जो अमूमी तौर पर हम दरियाओं के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर दरिया जा रहा है तो दरिया के जिस सिमत में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दरिया के अंदर क्रॉस सेक्शन में विड्थ वाइज एक हम वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पानी जो है उस वॉल तक रेज करता है और रेज करके उस वॉल के ऊपर से फ्लो करना शुरू करके आगे फिर जाना शुरू कर देता है। तो वेयर का मकसद क्या होता है? वाटर रेजर को, वाटर लेवल को रेज करना। चैनल कंट्रोल: द डिजाइन ऑफ एन आर्टिफिशियल कंट्रोल शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन। आर्टिफिशियल कंट्रोल करने के लिए अगर आपने कोई चैनल बनाना है तो आपने ये फॉलोइंग कंसिडरेशन देखनी है। द प्रोफाइल ऑफ क्रेस्ट should be such that a small change in discharge indicate the appreciable change in stage. Maximum water level during some specified past time. तो जब आपने वेयर बनाना है तो इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखना है कि वाटर लेवल के अंदर जब थोड़ी सी कमी बेशी वाक़ई हो तो उस वेयर की क्रेस्ट किसे कहते हैं? हैं जी शफकतुल्लाह? क्रेस्ट किसे कहते हैं जी शफकतुल्लाह? अच्छा, शफकतुल्लाह के साथ आप कौन मौजूद है जी? अमन, ऐश। यार आप अपना पूरा नाम लिखे, क्या लिखा हुआ है? अच्छा जी, क्रेस्ट किसे कहते हैं जी? क्रेस्ट के बारे में आप जानते हैं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूंगा। आपकी आवाज वाजे नहीं आ रही है। शफकतुल्लाह, मेरी आवाज पहुंच रही है जी आप तक? शफकतुल्लाह, नहीं आवाज नहीं आ रही जी मुझे आपकी।
आप अपना नाम काइंडली चेंज कर दें जी, असल जो नाम है आपका वो वही लिख दें आप। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर ये किसी दरिया का टॉप व्यू है, इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है इस तरीके से। अब इस वाटर के लेवल को रेज करने के लिए आप क्या करते हैं, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर एक वॉल बना देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, ये पानी आकर इस वॉल के साथ टकराएगा और यही जमा होता रहेगा। जमा होते होते जब इसका लेवल आपके डिजायर लेवल जितना बढ़ जाएगा, लेट्स सपोज इस दरिया के अंदर अगर पानी, या नहर की मिसाल ले लेते हैं, अगर नहर के अंदर पानी की हाइट है मिसाल के तौर पर जी 8 फुट, और इसे आप रेज करना चाह रहे हैं 10 फुट तक, तो आप इसके सामने एक ऐसी वाल बना देते हैं जो कि 10 फुट की हो। तो नहर का पानी आकर यहाँ पर जमा होता रहता है, तो जब उसकी हाइट 10 फुट होती है तो इस वाल के ऊपर से फ्लो करके फिर दूसरी साइड पे ये जाने लगता है। इसको आप क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप वेयर कहते हैं। ठीक हो गया। तो वेयर का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, तो वेयर का क्रॉस सेक्शन अमूमी तौर पर ऐसे होता है। ये अब हम साइड व्यू देख रहे हैं, ये आपके पास वेयर का क्रॉस सेक्शन, और वाटर जो है वो इस साइड से फ्लो कर रहा है। तो इस साइड से फ्लो करते करते इसके साथ टकराते हुए वाटर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका लेवल बढ़ते बढ़ते एक जब खास हद तक पहुंचा है, इसकी हाइट से ऊपर पहुंचता है, तो यहाँ से ऊपर से फ्लो करके फिर नीचे गिरना शुरू कर देता है। ठीक हो गया जी। तो ये इस वेयर की जो टॉप सरफेस होती है, वेयर की आपके पास जो टॉप सरफेस होती है ये वाली, इस टॉप सरफेस को आप क्या कहते हैं जी, क्रेस्ट कहते हैं। ठीक हो गया, इस टॉप सरफेस को आप क्रेस्ट कहते हैं। तो वेयर का क्रेस्ट इस टाइप का होना चाहिए कि जब इसके ऊपर से गुजरने वाले पानी की हाइट के अंदर, पानी के फ्लो के अंदर मामूली सा इजाफा या मामूली सी कमी वाक़ हो, तो आपको वाज़े तौर पर महसूस हो सके। ठीक हो गया जी। तो वेयर बनाने के इसे हमें मुय्यर किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम सिंपल फार्मूला लिखें तो सिंपल फार्मूला Q इज इक्वल टू A इंटू बी। ठीक हो गया जी। ए क्या है, इसके अंदर एरिया है, और बी इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी है। अब करते हम क्या है, करते यह है कि वेयर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी अगर क्रॉस सेक्शन के थ्रू मैं आपको दिखाऊं, तो ये उसका टॉप व्यू है और ये उसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। अगर उसका मैं आपको दिखाऊं क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू उसका इस टाइप का होगा। ये वेयर का क्रस्ट, ये जो ये वेयर का क्रस्ट है ना, आप ये क्रॉस सेक्शन में जब आप काटेंगे, तो वेयर का क्रस्ट ये वाला पॉइंट होगा, ये। ठीक हो गया, ये सरफेस जो है ये क्या है, वेयर का क्रस्ट है। ठीक, और ये जो आपको साइड नजर आ रही है, ये साइड वाल्स है किसी चैनल की, और ये नीचे क्या है, वेयर की बॉडी है। ठीक हो गया। तो पानी जो है वो फ्लो कर रहा है इस क्रस्ट लेवल से ऊपर, ये जो क्रस्ट लेवल है इससे ऊपर फ्लो कर रहा है ना, तो यानी कि यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है। अब लेट्स सपोज क्रस्ट लेवल से ऊपर जो पानी है,
क्रस्ट लेवल से ऊपर जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी हाइट लेट्स सपोज ये है। ठीक, तो अब आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किस तरीके से लेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ये वाला डायमेंशन आपको चाहिए होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डायमेंशन जो कि क्रस्ट के ऊपर वाटर की हाइट है, और दूसरा क्रस्ट की जो विड्थ है वो आपको चाहिए होगी, ये वाला पॉइंट, ये क्रस्ट की विड्थ। ठीक हो गया, एक क्रस्ट की विड्थ आपको चाहिए होगी और एक आपको ये वाली हाइट चाहिए होगी। तो अगर ये हाइट जो क्रस्ट लेवल के ऊपर पानी जा रहा है उसकी हाइट और क्रस्ट की अगर आपके पास विड्थ आ जाए तो आप यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि इस क्रस्ट के ऊपर जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी हाइट लेट्स सपोज आपके पास है जी 0.5 मीटर। ठीक हो गया, और ये क्या है जी? डेप्थ ऑफ वाटर या हाइट ऑफ वाटर 0.5 मीटर। इसी तरीके से जो विड्थ ऑफ क्रस्ट है वो लेट्स सपोज आपके पास है जी 1.5 या 2.5 मीटर। विड्थ 2.5 मीटर ये विड्थ है। ठीक, और ये हाइट आपके पास है 0.5 मीटर। ठीक हो गया, ये वाली हाइट 0.5 और ये विड्थ 2.5 मीटर। तो इस तरीके से आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे ना। एरिया इज इक्वल टू डेप्थ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। डेप्थ कितनी है 0.5, विड्थ कितनी है 2.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जरा मुझे आंसर बताएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जरा आंसर बताएं मुझे। शफकतुल्ला क्या आंसर आता है जी? 1.25। ठीक हो गया जी, तो इसका क्रॉस सेक्शनल आएगा 1.25 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ चुका हुआ है। अब इसके ऊपर जो पानी फ्लो कर रहा है, जो पानी इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्रस्ट के ऊपर जो पानी फ्लो करके जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो हमारे पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर करंट मीटर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। आप क्या करते हैं, उसको क्रस्ट लेवल के ऊपर लगा देते हैं, जो पानी गुजर रहा होता है उस करंट मीटर के अंदर से गुजर के जाता है। तो करंट मीटर आपको क्रस्ट से गुजरने वाले वाटर की वेलोसिटी बता देता है। तो हम करंट मीटर के थ्रू इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी हमारे पास आती है जी v इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी आ जाती है। ठीक, तो आपके पास वेलोसिटी करंट मीटर के जरिए आ गई, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और एरिया आपने उसके क्रॉस सेक्शन से ले लिया। एरिया आ गया 1.25 क्यूबिक स्क्वायर मीटर, वेलोसिटी है 1.2 मीटर। तो इससे आप फ्लो निकाल सकते हैं ना, कि जो फ्लो यहाँ से गुजरने वाला पानी होगा वो कितना होगा। उसको आपने फिर सिंपल लिखना है, Q इज इक्वल टू ए इंटू वी। ए क्या है? एरिया जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है 1.25, और वी वेलोसिटी जो करंट मीटर से आपने मेजर किया 1.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रस्ट से ऊपर गुजरने वाला पानी का जो फ्लो है वो आपके पास आ जाएगा, पानी की क्वांटिटी आ जाएगी। जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताएं शफकतुल्लाह कितना आंसर आता है? 1.5 1.5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, या 1.5 क्यूसिक आपके पास आएगा। तो ये क्रस्ट से ऊपर गुजरने वाला जो पानी है उसकी क्वांटिटी आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी? जी सर। ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, तो इस तरीके से हमारे पास जो चैनल होता है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वेयर के ऊपर से गुजरने वाला जो पानी होता है, इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है इसका, द स्ट्रक्चर शुड नॉट बी क्रिएट undesirable disturbance in the channel above or below the control, should be itself cleaning and should not be subjected to obstruction by debris, ice or deposit of sand, gravel or silt अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड। यानी कि जो आपने अगर डैम यहाँ पर बना दिया है वाटर के फ्लो को मेजर करने के लिए, तो डैम आपने कोशिश करनी है इस तरीके का बनाना है कि वो जो पानी एक्चुअल में जा रहा है उस पॉइंट से, उसके अंदर डिस्टरबेंस वाक़या ना हो। उसके अंदर डिस्टरबेंस वाक़या होने का क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो जाए। डैम जिस तरह हमने देखा था कि एक चैनल से, लेट्स सपोज ये आपका एक चैनल है, तो जो पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पर डैम बना दिया। तो डैम बनाने से पहले सॉरी वेयर बना दिया, तो वेयर बनाने से पहले और वेयर बनाने के बाद जो यहाँ से पानी गुजर रहा है इसकी वेलोसिटी भी सेम रहनी चाहिए और इसका डिस्चार्ज भी सेम रहना चाहिए। आपके इस स्ट्रक्चर बनाने की वजह से इस स्ट्रीम के अंदर पानी के फ्लो और वेलोसिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपस्ट्रीम साइड किसे कहते हैं, अपस्ट्रीम साइड जहाँ से पानी आ रहा होता है, तो ये अपस्ट्रीम साइड रिवर वेयर की अपस्ट्रीम साइड, और ये वाली जो साइड होगी ये डाउनस्ट्रीम साइड होगी। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड दोनों के ऊपर इस वेयर के बनने की वजह से कोई खास फर्क नहीं आना चाहिए। द कंट्रोल शुड हैव स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड शुड बी परमानेंट। इसी तरीके से जो आपने वेयर बनाया तो वो क्या होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी की आने की वजह से कुछ अर्से के लिए तो वहां पर रुके, लेकिन कुछ अर्से के बाद डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाए। तो परमानेंट स्ट्रक्चर होनी चाहिए ताकि आपके पास परमानेंट एक वैल्यू आती रहे। और दूसरा क्या होती रहे, दूसरा उसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ गेज साइट। अब हम गेज साइट की सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं, इस स्लाइड को एक बार रीड कर लें आप लोग। अच्छा, तो सिलेक्शन ऑफ गेज साइड यानी जिस साइड के ऊपर आपने गेज बनाना है। जिस तरह इस केस के अंदर हमारे पास वेयर स्ट्रक्चर एक गेज का काम कर रही है, क्योंकि आपको फ्लो मेजर करके वेयर स्ट्रक्चर दे रही है। तो जिस जगह पर आपने वेयर बनाए या कोई भी ऐसी साइट जिसको आप सिलेक्ट करें जहां से बैठ के आपने रिवर के अंदर फ्लो फाइंड आउट करना हो, तो वो साइट किस तरीके से आपने सिलेक्ट करनी है, किन किन बुनियादों पर आपने सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, द कंडीशंस रिकॉर्डिंग डेप्थ ऑफ वाटर आर डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल फीचर ऑफ स्ट्रीम ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। जिस जगह पर आप इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं उससे डाउनस्ट्रीम साइड के फिजिकल फीचर कैसे हैं, फिजिकल फीचर को कंसीडर करते हुए आपने वो पॉइंट सेलेक्ट करना है। द प्रोफाइल ऑफ क्रेस्ट should be such that a small change in discharge indicate the appreciable change in the stages। तो इसी तरीके से अगर आप वेयर बनाए तो वेयर का क्रेस्ट को आपने इस तरीके से डिजाइन करना है कि उसके क्रेस्ट से ऊपर गुजरने वाला जो पानी है, तो उस वो अगर चेंज हो, उसकी क्वांटिटी अगर
चेंज हो तो उस चेंजिंग के साथ आपको फौरी तौर पर पानी के बिहेवियर का पता चल सके। The relation between stage and discharge is controlled by a physical feature of the channel downstream side from the gauge. Essential requirements for stream gauges are, तो सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट स्टीम गेजेस की क्या हो सकती है? पहले नंबर पर है परमानेंस ऑफ कंट्रोल, के कंट्रोल उसके ऊपर परमानेंस होना चाहिए, आप कंटिन्यूअसली उसका डाटा आपके पास आना चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू इंस्टॉल एन आर्टिफिशियल कंट्रोल, उसके ऊपर पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर आप आर्टिफिशियल पॉइंट जिस तरह वेयर है आप बना सकते हो। पॉसिबिलिटी ऑफ नो बैक वाटर इफेक्ट फ्रॉम डाउनस्ट्रीम ट्रिब्यूटरीज और अदर, इसी तरीके से बैक वाटर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बैक वाटर का इफेक्ट क्या होता है ये आप समझ लें पहले। मिसाल के तौर पर एक नहर है, इसी नहर के हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन हम ड्रा कर लेते हैं। इस साइड इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शन है, लेट्स सपोज इसकी डेप्थ यहाँ पर है आपके पास 4 मीटर, इसकी डेप्थ, और इसकी विड्थ आपके पास है लेट्स सपोज 8 मीटर। ठीक हो गया, ये आपके पास कितनी है जी? 4 मीटर इस क्रॉस सेक्शन की डेप्थ, और इसकी विड्थ आपके पास कितनी है जी? 8 मीटर। लेट्स सपोज यहाँ से जो पानी गुजर रहा है, यहाँ से पानी जो फ्लो करके जा रहा है, लेट्स सपोज वाटर का लेवल यहाँ पर है, और वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल लेट्स सपोज यहाँ पर है आपके पास 3.7 मीटर। ठीक हो गया। तो जब आप यहाँ पर वेयर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो पानी की हाइट जो पहले 3.7 मीटर थी तो वो 3.7 से 3.8 हो जाएगी या 3.9 हो जाएगी। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वाटर की हाइट इतनी ज्यादा ना हो कि वो किनारों की तरफ फिर बहना शुरू कर दे। यानी वाटर की, आप ये देख रहे हैं कि वाटर जिस चैनल से फ्लो कर रहा है वो चैनल की टोटल कैपेसिटी जो है वो 4 मीटर है, कि 4 मीटर हाइट जितने पानी को अपने अंदर वो मौजूद रख सकता है। जैसे ही 4 मीटर से ज्यादा पानी की हाइट बढ़ेगी तो वो पानी ऑटोमेटिकली उस चैनल से निकल कर आबादियों के अंदर चला जाएगा। तो आपने ये चीज भी देखनी होती है कि जिस जगह के ऊपर आप वेयर बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उस वेयर के बनाने की वजह से उस वेयर के अपस्ट्रीम साइड पे पानी इतना ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाए कि वो पानी फिर किनारों से निकल के आबादी के अंदर घुसना शुरू कर दे। तो ये चीज भी आपने देखनी होती है, इसको बैक वाटर इफेक्ट कहते हैं कि वेयर बनाया तो वेयर के बैक साइड के ऊपर वाटर का जो इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चैनल अपने से निकल के आबादियों के अंदर जाना शुरू कर दे। उसके बाद है जी आपके पास सिलेक्शन ऑफ गेज साइड, दोबारा और पॉइंट्स बताए हुए हैं। Availability of good metering station where good discharge measurement can be made, तो आपको साइट वो सिलेक्ट करनी चाहिए जहां पर डिस्चार्ज भी अच्छा खासा हो, मौजूद हो। मिसाल के तौर पर आप देखते होंगे कि दरिया सिंध जो है, तो दरिया सिंध पूरा मतलब नॉर्दर्न एरिया से आके ये कराची तक चला जाता है। तो अगर आपको दरिया सिंध के पानी मेजर करना है तो गेजिंग स्टेशन वहां पर आप लगाने की कोशिश करें जहाँ पर अच्छा खासा पानी फ्लो कर रहा है इसके अंदर। इसी तरीके से जो नहर है, तो जो नहर मिसाल के तौर पर काफी लंबी नहरें चलती हैं, तो वो नहरें बीच में कहीं कहीं खुश्क भी हो जाती हैं या कहीं कहीं आप देखते होंगे उसका पानी का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तो जहाँ पर पानी का लेवल बिल्कुल कम है तो वहां पर आपको गेजिंग स्टेशन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उस जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर उसका पानी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है। Availability of site for proper placement of stage gauge to record all fluctuation of water
level and free from the debris and floating matter with respect to the control and the metering section. दूसरा किसी स्टेशन को सिलेक्ट करते हुए, किसी साइट को सिलेक्ट करते हुए, पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए जहाँ पर आपने गेजिंग स्टेशन लगाना है, आपने ये चीज़ भी देखनी होती है कि वो पॉइंट इस चीज़ के लिए भी बिल्कुल मौजू हो कि वाटर की मामूली सी फ्लक्चुएशन भी आपके रिकॉर्ड के अंदर आ सके। आखिरी पॉइंट है सुटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स फॉर यूज इन मेकिंग फ्लड डिस्चार्ज मेजरमेंट्स और द अवेलेबिलिटी ऑफ अ साइट for proper placement of a cableway for this purposes। तो इसी तरीके से आपने गेजिंग स्टेशन वो सिलेक्ट करना है जहां से फ्लड के बारे में भी आपको इजीली अंदाजा हो सके। जहां पर फ्लड मिसाल के तौर पर अगर आप स्टेशन किसी ऐसी पॉइंट पर इंस्टॉल करेंगे जहां ऑलरेडी पानी बहुत ही कम है, तो आप देखेंगे कि फ्लड के केस में पानी की मिकदार वहां पर थोड़ी सी बढ़ेगी, तो जो स्टेशन होगा वो कोई इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन उस पॉइंट पर नहीं बताएगा फ्लड के केस में। लेकिन जहां पर ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, तो डिस्चार्ज के केस में पानी थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो आप फौरन अटेंटिव हो जाएंगे कि फ्लड की कंडीशन पैदा ना हो जाए। तो पॉइंट वो सिलेक्ट करना है जहां पर आपको फ्लड के बारे में भी इंफॉर्मेशन अच्छी खासी मिल सकती हो। There is no possibility of flow bypassing the site in groundwater or in flood channels। तो गेजिंग साइट के ऊपर जो पानी गुजर रहा है, पानी जहाँ से जहाँ जो पॉइंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, वाटर को गेज करने के लिए, तो आपने ये कोशिश करनी है कि उस पॉइंट पर जो वाटर लॉसेस है वो कम से कम होने चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पॉइंट पर आपने गेजिंग स्टेशन लगा दिया तो उस पॉइंट के ऊपर अच्छी खासी इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है और अच्छा खासा पानी जो है वो अंडरग्राउंड जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पॉइंट के ऊपर वाटर लॉसेस बिल्कुल कम होने चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर लाइन और टेलीफोन लाइंस वेयर नीडेड फॉर स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन। इसी तरीके से कोई ऐसे दूर दराज के इलाके के अंदर आपने गेज सेलेक्ट नहीं करना जहां पर आपको पावर लाइन या इलेक्ट्रिसिटी इस किस्म की चीजें ना मिल सके। नंबर 3, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द साइट बाय रोड्स पार्टिकुलरली ड्यूरिंग फ्लड्स। तो खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट को आप गेजिंग स्टेशन के तौर पर पसंद कर रहे हैं, तो वो पॉइंट तक एक्सेसिबिलिटी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, उस पॉइंट तक रोड जानी चाहिए और खास तौर पर ड्यूरिंग द फ्लड्स आप उस पॉइंट को रीच कर सके, उस पॉइंट तक पहुंच सके। यानी ड्यूरिंग द होल ईयर उस पॉइंट तक एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल 100% श्योर होनी चाहिए। नंबर 4, इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है आपने इकोनॉमी को भी देखना है, कोई ऐसा आपने पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना कि सारे लिहाज से बिल्कुल ठीक हो लेकिन इकोनॉमिकली वो आपको बहुत महंगा पड़े। द रिवर स्टेज इज मेजर्ड बाय टू टाइप्स ऑफ गेजेस। तो जिस तरीके से हमने रेन गेजेस देखे थे, रिकॉर्डिंग रेन गेजेस और नॉन रिकॉर्डिंग, इसी तरीके से हमारे पास जो रिवर स्टेज के गेजेस हैं वो भी हमारे पास नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस और रिकॉर्डिंग गेजेस हो सकते हैं। तो नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस के अंदर क्या है जी, स्टॉफ गेज, फ्लोट टाइप गेज, इलेक्ट्रिक टेप गेज। तो स्टॉफ गेज के अंदर दोबारा हमारे पास डिफरेंट टाइप आ जाती है, जिसके अंदर वर्टिकल स्टॉफ गेज है और सेक्शनल स्टॉफ गेज है, इसी तरह इंक्लाइंड स्टॉफ गेज है हमारे पास। तो सबसे पहले हम जो स्टॉफ गेज है हमारे पास, सबसे पहले हम नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स है और उन 3 टाइप में पहली टाइप हमारे पास स्टॉफ गेज है। तो आगे स्टॉफ गेज की भी 3 टाइप है, उसके अंदर वर्टिकल स्टॉफ गेज है, सेक्शनल स्टॉफ गेज है और इंक्लाइंड स्टॉफ गेज है। तो वर्टिकल स्टॉफ गेज को सबसे पहले हम देखते हैं। ये आपके पास है जी वर्टिकल स्टॉफ गेज, इस स्लाइड को आप पढ़ लें जी।
ये आपने जिस तरह आप ये देख रहे हैं किसी ब्रिज के पेयर के ऊपर ये ऐसे इस किस्म के गेजेस बने होते हैं, या इस किस्म के गेजेस जो हैं वो किसी पोल के साथ अटैच करके वो आप क्या कर देते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल तक लेके जाते हैं, यानी जहां पर स्ट्रीम का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उस पॉइंट तक आप जाकर टच कर लेते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली आपको बताता रहता है, लेकिन ये क्या है, ये नॉन रिकॉर्डिंग गेज है। The simplest way to measure the river stage is by means of staff gauge. तो सबसे आसान तरीका यही है कि स्टाफ गेज के साथ आप मेजर कर लें। A portion of vertical staff gauge is immersed in the water all time. तो वर्टिकल स्टाफ गेज का जो पोर्शन होता है वो हर वक्त इसके अंदर इमर्स रहता है। The gauge may consist of single vertical scale attached to bridge pier or other structure that extends into the low water channel of stream. तो इसी तरीके से गेज का जो दूसरा हिस्सा होता है वो बिल्कुल लो पॉइंट के साथ टच होता है और हर वक्त आपको रीडिंग दे रहा होता है। इसी तरीके से आपके पास क्या है जी, सेक्शनल स्टाफ गेज। If no suitable structure exists in the location which is accessible at all stages, अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, मिसाल के तौर पर जहां पर ब्रिज गुजर रही है, तो ब्रिज के जो पेयर्स हैं उन पेयर्स के साथ आप ये गेज अटैच कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप उस स्टाफ गेज को परमानेंटली इंस्टॉल कर सके, तो आप क्या करते हैं, तब सेक्शनल स्टाफ गेज की तरफ आते हैं। Which is accessible at all stages, a sectional staff gauge as shown in figure 2, जिस फिगर में दिखाया गया है। Short sections of staff are mounted on available structure or on specially constructed supports